हाजिरी शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगी। शायद नवाज शरीफ अब नहीं आ रहे सऊदी अरब, जो अब तक की इंफॉर्मेशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा इस तरीके से कि आज जो सेंट्रल जज हैं लाहौर में, उन्होंने ये कहा है कि 14 तारीख को मैं ज़रूर फ़र्द जुर्म आयद करूँगा और उस दिन इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, हाज़िरी शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगी। आज एक और चीज़ जो सामने आई, बड़ी एक जो परेशानी का बायस है हुकूमत के लिए, FIA ने जो आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी शहबाज शरीफ साहब की, उसे अपोज नहीं किया। यानी अब जो इदारे हैं, जो प्रोसिक्यूटिंग इदारे हैं, वो मुल्ज़मान की फेवर में जा रहे हैं। वो जो मुल्ज़मान के वकील आकर अदालतों में जो बात करते हैं उसको अपोज नहीं करते। तो यही मामला दूसरे तमाम मुल्ज़मान के हवाले से है कि उनको फेवर्स मिल रही हैं, लेकिन एक अदालत जो माजी में जहां से हमेशा शरीफ ख़ानदान को इंसाफ मिला और उनकी मर्जी और पसंद का इंसाफ मिला, वहां पर से ये हालत आ गई है कि मरियम नवाज को जो उनकी एप्लीकेशन थी, पासपोर्ट वो जो लेना चाहती थी सऊदी अरब जाने के लिए, वो दरख्वास्त वापस लेना पड़ी। 4 बेंचेस बने, तहलील हुए और कोई भी जज उनका केस सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो वकला हजरात बताते हैं कि कोई भी शख्स जो है ये इस लायबिलिटी को उठाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त लोगों में जो सेंटीमेंट है, सोशल मीडिया पर जो लोग बात कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इज्तिमात हुए उसकी हीट जो है वो महसूस की जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फैसला भी सुनाया जिसमें उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि गवर्नर साहब हमजा शहबाज से हल्फ ना लेकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उन्होंने कहा मैं तजवीज़ करता हूं, मैं प्रपोज करता हूं कि कल तक हल्फ ले लिया जाए हमजा शहबाज से। PTI जो है वो उसको चैलेंज कर रही है। कहां तक वो मामला है वो अजहर सदीक साहब का इंतजार है, उनसे हम पूछेंगे कि क्या किस तरफ वो मामला वो सारे चल रहे हैं। दूसरी जानब आज इमरान खान साहब ने लाहौर में ये कहा है कि अब मुझे 20 लाख लोग वो तवक्को कर रहे हैं कि वो आएंगे और लॉन्ग मार्च में जाएंगे, हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन एक और खेल भी खेला जा रहा है और वो ये है कि इदारा शुमारियात, उन्होंने कहा है जी कि वो जुलाई में मरदमशुमारी का आगाज करेंगे और फिर कई महीने लगेंगे। तो 2023 जुलाई अगस्त से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिपीट है उस चीज का जो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला देना था, तो वो इलेक्शन कमीशन जो इस पूरे केस में पार्टी ही नहीं था, जो किसी भी हेयरिंग में जिसको बुलाया ही नहीं गया था, फैसले वाले दिन इनको बुला के पूछा गया कि क्या आप इलेक्शन करवा सकते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन जिसकी ये आईनी जिम्मेदारी है कि जब भी जरूरत पड़े हालात के मुताबिक 60 डेज या ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शंस करवाने होते हैं, अदालत में ये कहा कि वो 7 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, और जो कि आइन के खिलाफ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस नहीं लिया कि ये एक इदारा जिसका काम इलेक्शन करवाना है, ये माजूरी का इजहार कर रहा है। और उसने वो जो इलेक्शन कमीशन का बयान था, वो एक बड़ा, बहुत सारे वकला ये कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सकते थे, तो वो फैसला कालअदम करार दिया। कुछ वकला का ये ख्याल है, बहरहाल कुछ का ये कहना है कि ये मामला कहीं और से ही सब कुछ हो रहा था। तो आज आगाज करते हैं अब कि मरियम नवाज साहबा ने तो पासपोर्ट लेने की दरख्वास्त वापस ले ली है, वो अब नहीं जा रही सऊदी अरब बज़ाहिर। और क्या नवाब आ रहे हैं, क्योंकि ये पता चला है कि लंदन से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसहाक डार साहब को भी पासपोर्ट जारी हो गया है। हसन और हुसैन तो वैसे ही पाकिस्तानी नहीं है, उनके पास बरतानिया का पासपोर्ट होगा। तो सदीक साजिद साहब, इतलात क्या है आपके पास, खबरें क्या हैं? बहुत शुक्रिया समी साहब। जो आपने शुरू में बात की बेंचेस की तब्दीली वाली, मेन वजह तो वही बनी है कि एक तो लोगों के अंदर, और फिर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे जो कि इस बेंच में शामिल किए जाते रहे, बाज़ में उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर उसको सुनने से इनकार किया। वो कुछ रिलेशंस भी इस किस्म के निकल रहे थे, तो वो भी ज़ाहिर है अदलिया की आज़ादी और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का अपना भी एक जो होता है
कि वो अपने वक़ार और इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, तो उस वजह से उनका एक इनकार जो है वो इस हवाले से सामने आया। फिर आज सुबह जो है वो इन्होंने फ़ैसला किया मरीम नवाज़ साहबा ने कि ये वो दरख्वास्त थी वो वापस ले लेंगी, तो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली। इतलात तो यही है कि उनके वापस लेने की वजह भी यही है कि शायद नवाज शरीफ अब नहीं आ रहे सऊदी अरब, जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है कि उनका कोई कन्फर्म नहीं है सऊदी अरब आना नवाज शरीफ का, तो इस वजह से मरीम नवाज़ भी नहीं जा रही। लेकिन उससे ज़्यादा बात यही है कि ये जो ख़ुद इतना प्रेशर हो गया था कि मरीम नवाज़ साहबा भी जा रही हैं और पासपोर्ट उन्होंने ज़मानत के तौर पर रखवाया हुआ था और उसकी वापसी के लिए फिर इस तरह बेंचेस का तब्दील होना, तो वो भी एक तरह का अवामी जो दबाव था सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बातें हुई, जो इतना लंबा चौड़ा इंटराज था उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तब्दील करना पड़ा। फिर कहा गया जी अब 13 लोग जो हैं जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी ये तो वो सरकारी वफद का हिस्सा होंगे, बाकी सारे जो हैं वो अपने ख़र्चे पर उम्रा जो है वो अदा करेंगे। वो तो बाद में तफसीलात सारी सामने आ ही जाएंगी, लेकिन ये एक दबाव तो था कि अभी भी मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ तो कल 2 बजे परवाज़ है शहबाज शरीफ की, लेकिन उससे पहले अभी तक भी इतला के मुताबिक वो जो वफद है उसमें तब्दीलियाँ हो रही हैं, कोई नाम डाला जा रहा है, कोई नाम निकाला जा रहा है, ये जाएगा ये नहीं जाएगा, क्योंकि अमीर हैदर होती ने इनकार कर दिया आपके सामने ही है। उसने कहा जी मैं सरकारी उम्रा नहीं करता, अगर करो हम करेंगे तो हम अपने खर्चे पर रहेंगे, सरकारी उम्रा जो है। सदीक साहब एक सवाल, हुकूमत ने ये कहा जी कि ये सरकारी पैसे पर नहीं लोग जा रहे, लेकिन जो ANP के रहनुमा हैं उन्होंने तो भांडा ही फोड़ दिया। और कुछ इसमें भी ज़रा तबसरा फरमा दीजिए कि बहुत सारे सहाफ़ियों को भी भेज दिया गया है, वो अपने खर्चों पर गए हैं बज़ाहिर, बाद में कोई रीएम्बर्समेंट का प्रोग्राम बनाया गया है। वो जो एक पुराना हेलीकॉप्टर ग्रुप था अब एक नया बोइंग ग्रुप के नाम से वजूद में आ गया। वो बोइंग तो स्टैंड बाई किया गया था वो, लेकिन जब वो चीज़ें मंजरे आप पे आई, आपने भी दिखाई, वो लेटर्स हमने भी दिखा दिए, तो उसके बाद कहा गया नहीं जी वो तो वैसे स्टैंड बाई रखा गया था, तो हम तो कमर्शियल परवाज़ के ज़रिए जा रहे हैं, तो वो तो उसकी उन्होंने ये ली। वो वाकई आपकी बात ठीक है, वो पुराना हेलीकॉप्टर जो ग्रुप है, हालांकि जो जितने मेरे समेत जितनी भी, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा ख्वाहिशमंद था कि मुझे भी लेके जाते, मेरे समेत जितने और भी मुस्लिम लीग नून की बीट करने वाले रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स साल से जिन्होंने इनकी अपोजिशन को कवर किया, उनमें से कोई भी शामिल नहीं है। वो जो एक 6-7 लोगों का एक ग्रुप है जिसको आपने एक नाम भी दिया हेलीकॉप्टर ग्रुप, वो जो है वो पहुंच गया वहाँ पे। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तरीका वारदात यही होता है कि वो आप टिकट अपने खर्चे पे लेते हैं, वहाँ पे जो रहायश होती है वो तो सरकार की खाते में होती है, वो दे देते हैं। पाकिस्तान हाउस ठहर जाएं, किसी होटल में ठहर जाएं, या जिसने वफद ने वहाँ पे जाकर ठहरना है उसी के साथ ठहर जाएं, लेकिन वो आने जाने का जो टिकट है वीज़ा तो वैसे लगवा देते हैं, तो वो फिर बाद में रीइंबर्स PID के ज़रिए या इन्फॉर्मेशन, वो आपको पता है वो सीक्रेट फंड कहता है जी वैसे तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो वारदातें चलती हैं, वो उनके ज़रिए उनको वापसी। लेकिन वो जो बहुत सारी एजेंसीज के जो कमीशन है ना, उनमें से वो पैसे बार फैसलाबाद वाली बात होती है, पता भी किसी को नहीं चलता। ऐसे लगता है कि जैसे प्राइवेट खर्चे पे गए हैं, सरकार उनका खर्चा भी उठा लेती है। ये बड़े वारदाती हैं सदीक साजिद साहब, और हर तरह की वारदात करते हैं। वो इलेक्शन को रुकवाने के लिए भी अब क्योंकि एक बिहाइंड द सीन बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है, तो महकमा शुमारियात का बयान आ गया कि जनाब वो तो हम तो अभी मरदम शुमारी शुरू करेंगे, उसमें फिर कई महीने लगेंगे, तो जुलाई अगस्त 2023 से पहले इंतखाब हो ही नहीं सकता। तो ये तो वारदात के तो ये माहिर हैं। और जिस तरह ये पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त इलेक्शन कमिश्नर साहब चले गए थे और उन्होंने कहा जी हम तो तैयार ही नहीं है, तो ये तो वैसी वारदात तो हो रही है। जी समी साहब, ये इलेक्शन कमीशन भी अब मुझे लग रहा है कि शायद वो हम जो समझ रहे थे कि गैर जानबदारी की जो हम बातें कर रहे थे, पहले तो इन्होंने खुद कहा, उसके ऊपर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। पहले इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो इन्होंने बयान भी दिया था जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, उसमें तो इन्होंने कहा था हमें 6 माह चाहिए, तो अक्टूबर तक इन्होंने कहा था हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इंतखाबात करवा सकते हैं, अक्टूबर 2022 तक। वैसे अगर वो इमरान खान जो चाह रहा था वो तो ज़ाहिर है जून में हो जाने थे, अगर वो 90 दिन में भी होते, तो इन्होंने कहा नहीं जी हमें 4 माह मज़ीद चाहिए।
उसके ऊपर फिर वो आपके सामने जो उसके बाद हुआ। लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि आज इदारा शुमारियात ने ये बात कर दी है कि जुलाई में हम जो है मरदमशुमारी करेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट आते आते, क्योंकि हल्का बंदियाँ तो ऑलरेडी शुरू हैं। ये भी इलेक्शन कमीशन के इस बयान में भी अब तजाद है। पहले ये कह रहे थे कि हमें हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने में जो है वो इतना टाइम लगेगा कि हम अक्टूबर में कर लेंगे और अक्टूबर में हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में होंगे। अब ये एक नई इन्होंने ये बात बयान कर दी है कि हल्का बंदियों के बाद हम जुलाई में मर्दमशुमारी करेंगे। मतलब ये है कि वो ये सोच लेकर बैठ गए हैं कि वो जो बात शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में की थी कि हमारे पास 1.5 साल है, हमारी हुकूमत का वक्त 1.5 साल है, वो 1.5 साल इलेक्शन कमीशन अपने ज़हन में समा के बैठ गया है कि 1.5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही। अच्छा, मैं फखर रहमान, आपकी इजाजत से मैं अजहर सदीक साहब की तरफ जाना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। एक तो ये इलेक्शन करवाने की जो बात है इस पर भी कमेंट मैं आपका लूंगा, लेकिन पहले एक तो भट्टी साहब का आज फैसला आया जिसमें उन्होंने प्रपोज किया, एडवाइस किया, क्योंकि वो डायरेक्शन तो आइन और कानून के मुताबिक नहीं दे सकते थे सदर को या गवर्नर को, लेकिन बाज लोगों का ख्याल है कि ये जो उन्होंने प्रपोज भी किया है इसकी भी आइन में गुंजाइश नहीं थी और आप कोई इसकी अपील कर रहे हैं। जरा हमें बताइए ताज़ा तरीन कि क्या सूरत हाल है, फिर हम शहबाज शरीफ साहब की फर्द जुर्म के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। 22 तारीख को पहला फैसला आया था 30 घंटे में, यानी सॉरी समात यानी दरखास्त आई 30 घंटे में फैसला हो गया। 21 को लगी और 22 को, फिर ये 26 को लगी और 26 ही को बेसिकली फैसला हो गया। वो तो सिर्फ आके सुनाना था, तो इसलिए मार्जिन थोड़ा सा दे लेते हैं, तो 24 घंटे में फैसला आ गया। आईनी प्रोविजन थी जिसकी इंटरप्रिटेशन थी, रिक्वायर थी। दोनों दफा सदर पाकिस्तान के बारे में लिख दिए या सदर पाकिस्तान को तो नोटिस ही कोई नहीं किया। यानी आप सदर पाकिस्तान की गुफ्तगू सुने बगैर, उनका ओपिनियन लिए बगैर आर्टिकल 10A को तो रोन के रख दिया ना, वायलेशन कर दी ना, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है। फिर गवर्नर पंजाब को भी आपने, और पहली तो बात है कि ये दोनों दरखास्तें तो काबिल समात ही नहीं थी। ये मामले जितने थे ये पार्लियामेंट में हल होने थे। अगर इलेक्शन नहीं करवा रहे तो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, वहां जाके बात करें, वहां जाके करारदाद लें। जो आपका अपना एक इदारा है, तो आप खुद क्या कर रहे हैं? ये रवायात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने डाली है। सबसे पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन चैलेंज किया, फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में जब मामला आया इलेक्शन करवाने के हवाले से, उस वक्त पिटीशन दायर की। ये तीसरी पिटीशन है इलेक्शन के हवाले से। फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 69 तो आप लोगों ने साइड पे फेंक दिया। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के सामने है। तकलीफ बात यह है कि आइन का आर्टिकल 248 मौजूद है। आप तो किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं ले जा सकते सदर और गवर्नर के खिलाफ। आर्टिकल 48 में सदर के खिलाफ भी कोई भी एडवाइस हो, आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, और इसलिए तहफ़्फ़ुज़ दिया कि ये एक ऐसा होता है कि जो एक बाप का किरदार अदा करता है। अगर वफाक की सतह पर हो तो बाप का किरदार है, अगर सूबे की सतह पर हो तो यहाँ सूबे की सतह पर बाप का किरदार अदा करता है। हाई कोर्ट को यहाँ तक आज MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16-17 के करीब, उनकी तरफ से फरीक बनने की दरखास्त दी, उस पर एतराज लगा दिया और एक अहम सवाल उठाया कि ये ऐसा मामला जो लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था, जो बड़े बेंच को एक एक का मौकफ लेके, यानी आप बता जवाब तक दाखिल नहीं किए गए। यानी आप पैरावाइज कमेंट और रिपोर्ट तो दाखिल करवाए ना। वो 27A का नोटिस अपना अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को, और अटॉर्नी जनरल जो इस दफा पेश हुए कल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनको सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी की थी। जो आपके वजीर कानून है, जो आपके लोग आगे, अभी अटॉर्नी जनरल कोई नहीं है वहां पर। और जिस तरह वो अपना केस को प्लीड कर रहे थे, यानी एक तरफ सदर की तजलील में हालात और जिस तरह के रिमार्क्स जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने दिए, वो भी काबिल तकलीफ है। हम कोर्ट में सुनते रहे, हिम्मत से सुनते रहे कि तौहीनी अदालत नहीं करनी है, लेकिन आप ये एहतजाज तो रजिस्टर्ड होना है, तारीख का हिस्सा बनना है। समी साहब, यहाँ इस इलेक्शन को एक सेंसिटिव या फौकियत हासिल है, ये चैलेंज नहीं हो सकता, ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पर आप गवर्नर ने जब ये हालात देखे, यानी हाई कोर्ट ये गए और हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो कहा कि 16 फरवरी को, जब 16 अप्रैल को जब इलेक्शन कराने हैं, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। अच्छा, वो कैसे हुए? साथ IG आए हुए थे, चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे। कहा गया
कि बाहर के लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी को बताया गया बाहर बाढ़ है, अंदर जाने कोई नहीं दे रहा, तो बाहर की सिक्योरिटी फराहम कर दी। सार्जेंट आप अंदर होते हैं, डिप्टी स्पीकर जो है वो पीटीआई से भगोड़े हुए हैं, और वही ऑपरेशन चेंज रजीम वाली है, उसी का दूसरा बी पार्ट यहाँ पर है कि आप बंदे तोड़ के करोड़ों रुपया खर्च करके होटलों में रख रहे हैं, खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हमारी हाईकोर्ट को नजर नहीं आया शायद, और बताने की कोई होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है अपना गवर्नर के पास ये रिपोर्ट मंगाई है, हुआ क्या है? उस रिपोर्ट में क्या आया कि जनाब 200 बंदे डाले गए असेंबली के अंदर, जहां पर और इलेक्शन जो हुआ गैलरी में बैठकर हुआ, जो अपोजिशन के जो मौजूदा हुकूमतें वक्त के थे उनके बंदों को दरवाजा बंद कर दिया गया, वोट डालने का राइट नहीं दिया गया, और जितनी पुलिस जहां आई वो पंजाब प्रिविलेज एक्ट वायलेट किया गया। 2 एमपीए की तरफ से बकायदा नोटिस दिया गया डिप्टी स्पीकर को, अभी तक जवाब उनका कोई नहीं आया कि भाई बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। और गवर्नर ने क्या किया? गवर्नर ने तो आई नहीं। अच्छा साहब, एक और यहाँ पर अजहर साहब एक और बात, एक सवाल में ये भी साथ में शामिल कर लें। आज आईजी ने भी दरखास्त दे दी और भट्टी साहब ने कल बुला लिया स्पीकर असेंबली को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी, कि वो उन्होंने कहा जी कि हमने तो अदालत के कहने पर वो सारी दरखास्त दी थी। तो ये मामला भी, अब ये सारे जो असेंबली के मामले हैं ये अदालत तय करेगी सारा कुछ। देखिए यही तो एक तकलीफ दे बात है, और बड़ी तकलीफ दे बात इस कॉन्टेक्स्ट में है। अब बड़ी तकलीफ दे बात इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आर्टिकल 66 है जो प्रिविलेज देता है। आप हैरान होंगे, आम आदमी के बताता चलूं कि उसका इस्तेहकाक है, और अगर इस्तेहकाक इस असेंबली का मजरू होगा तो सजा है। एक अदालत के तौर पर इख्तियार काम करते हैं, और आर्टिकल 69 कहता है ये प्रोसीडिंग किसी जगह भी चैलेंज नहीं होगी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर लिखा है, हम ऐसी कोई बात कर नहीं रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अब ये वाला जो मामला है कि जब इस्तेहकाक तोड़ा गया, बिस्मा अमजद जो है वो बैठी हुई है, सॉरी बड़ी तकलीफ में, जिंदगी और मौत की हया में मुब्तला है, और कई लोगों को रोंदा गया। यहाँ पर चाहे परवेज राय का बाजू आपने देखा कि शदीद ज़रबे आई, कई लोग स्टैम्पीड में नीचे आ गए। क्या किया? कुछ नहीं किया। और वो जो आईजी आ गए, आईजी को भी सोचना चाहिए, उसे रूल्स पढ़ने चाहिए ना। एक बंदा बुला ले, अजहर सिद्दीक बुला ले, मेरे घर में घुसा हो, तो पुलिस घुस जाएगी, पुलिस जाकर डंडे मारना शुरू कर देगी। ये इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ क्या हुआ कि आईजी साहब ने वो बंदे बुला के, कितने बंदे, डॉल्फिन फोर्स, मुजाहिद फोर्स, एंटी रेड, आपने देखा नहीं टीवी के कैमरों को, हमारे पास सबूत मौजूद है वहां। अब बाकायदा एक तहरीके इस्तेहकाक मूव हुई कि तकद्दुस पर अमली हुई है, उस पर इंक्वायरी हुई। अब क्या सिर्फ आईजी से रिकॉर्ड मांगा था ना, कि आपको किसने कह दिया? डिप्टी स्पीकर का तो इख्तियार ही कोई नहीं था। डिप्टी स्पीकर तो इलेक्शन कराने आया था, वो आके सारे स्पीकर के इख्तियार तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, जो कि स्पीकर मौजूद है। अगर वो ना होते तो फिर ना, ये तो सिर्फ इलेक्शन के पर्पस के लिए, जो कि वो उम्मीदवार थे इसलिए। और जब ये सारी चीजें उनसे मांगी गई, बजाय जवाब देने के, मैंने तो कहा ये दे आर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ डिप्टी स्पीकर, और ये सारे मिले हुए हैं आपस में, पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा बैठकर काम किया है। अदालत ने सुबह के लिए जो स्पीकर, सॉरी जो सेक्रेटरी सुबह की असेंबली है उनको बुलाया, इस प्रिविलेज मूव का रिकॉर्ड लाने को कहा है, और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है अदालत के सामने। और ये आइन के आर्टिकल 66 के तहत ये दरखास्त तो वैसे ही काबिल समाअत नहीं है। आर्टिकल 69 के तहत दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 63 का आपके सामने पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो कहाँ पड़ा हुआ है, अभी तक वो फैसला कोई नहीं हो सका। ये जो 26 के वोट है, 26 के वोट तो अगर ये पढ़ भी जाएं तो ये तो काउंट नहीं होने थे। ये काउंट ना हो तो वजीर आला शहबाज हमजा तो बन वैसे नहीं सकता। 6 तारीख के लिए रखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन है, और 6 तारीख को उसको कोई मिसाके जमहूरियत, आपको याद होगा, आपको मिसाके जमहूरियत बड़ा कवरेज आपने की थी, रजा रबानी वगैरह ये सारे वहां पर मौजूद थे। बहरहाल मैं आपकी जो सारी जो गुफ्तगू है, ये मैं अजहर साहब यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो सारा मामला है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। हम वक्फे से वापस आते हैं तो मैं फखर रहमान से भी पूछूंगा कि अब तो FIA जो है वो भी अपोज नहीं कर रही, और ये जो प्रोसिक्यूटिंग इदारे हैं वो सारे के सारे मामलात को जो मुल्जमान हैं उनके हक में पेश कर रहे हैं। तो फिर सजा किसको होगी? और ये सजा जजा का अमल जो है, अब इसकी क्या फिर अहमियत रह गई है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।